चित्रकला के विद्यार्थियों, बीए पार्ट प्रथम के पाठ्यक्रम में अंकन एवं अनुरंकन यह टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत अब तक हमने अंकन के बारे में अध्ययन किया। आज हम अनुरंकन अर्थात रेंडरिंग क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे एवं इसका अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पूर्व में मैंने आपको बताया कि आपके 3 तरह के प्रश्न पत्र हैं। प्रथम जो प्रश्न पत्र है वह लिखित है। उसमें आपको ललित कला के आधारभूत सिद्धांत जो हैं उनका अध्ययन करना है और उसी में यह टॉपिक निर्धारित है, अंकन एवं अनुरंकन। परंतु द्वितीय जो प्रश्न पत्र है अर्थात स्टिल लाइफ चित्रण, निश्चल जीवन चित्रण, अर्थात आपके सामने जो वस्तुएं रखी जाएगी उनको देखकर आपको वैसा ही अंकन करना है, चित्रण करना है। और जो तृतीय प्रश्न पत्र हैं अर्थात अनुरंकन, रेंडरिंग करना, अर्थात द्वितीय प्रश्न पत्र में जिन वस्तुओं का आप अंकन करोगे, चित्रण करोगे, उन्हीं वस्तुओं का तृतीय प्रश्न पत्र अर्थात अनुरंकन में आपको पुनः चित्रण करना है। यह आपके प्रैक्टिकल में भी काम आएगा एवं जो थ्योरी का प्रश्न पत्र है उसमें भी आपको अनुरंकन के बारे में पूछा जा सकता है। इसलिए आपको दोनों ही तरह से अध्ययन करना है एवं यह जानने की कोशिश भी करना है एवं प्रैक्टिकल रूप में आपको इसका प्रयोग भी करना है। राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन कुमार जहांगीर। प्रिय विद्यार्थियों, अनुरंकन अर्थात रेंडरिंग। अनुरंकन में वास्तविक वस्तु के तीसरे आयाम यानी गहराई का महत्व कम कर चित्र बनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंकन में हम तीसरे आयाम का भ्रम उत्पन्न करते हैं, अर्थात जो हमारा कागज है जिस पर हम चित्र बना रहे हैं उसमें 2 ही आयाम निर्धारित है, लंबाई और चौड़ाई। तीसरा जो आयाम है अर्थात गहराई को हम भ्रम अर्थात क्षयवर्धी या परिप्रेक्ष्य नियमों का सहारा लेकर भ्रम उत्पन्न करते हैं और उसमें तीसरे आयाम को दर्शाने की कोशिश करते हैं। जबकि अनुरंकन में हमें इस तीसरे आयाम अर्थात गहराई को भूल जाना है और एक इस प्रकार का चित्रण करना है। कहने का मतलब है अनुरंकन में वास्तविक वस्तु के तीसरे आयाम यानी गहराई का महत्व कम कर चित्र बनाया जाता है। अंकन में से रूप को ठोस दिखाने की जगह यहाँ हम क्या करेंगे, चित्रण माध्यम का प्रयोग करते हुए सरल एवं साधारणीकृत रूप चित्र या संयोजन को सुंदर बनाने के लिए करते हैं तो वह अनुरंकन होता है। कहने का मतलब यह है कि जिन वस्तुओं का हमें चित्रण करना है उनको बिल्कुल सरल रूप में एवं उनको साधारणीकृत करते हुए सुंदर दिखाने के उद्देश्य से जब हम चित्रांकन करते हैं तो वह अनुरंकन कहलाता है। इन वस्तुओं में आप देख सकते हो जैसे फूलों का जो चित्र है यह अनुरंकन है, अर्थात फूलों को, पुष्पों को हमने सरल रूप में एवं उनको साधारणीकृत रूप में दर्शाया है और मन चाहे कल्पना से इसमें हमने रंगों का प्रयोग किया है और ऐसे बनाकर हमने सुंदर बनाया है, उसको आकर्षित बनाकर अनुरंकन तैयार किया है। इसी प्रकार आप इस चित्र में देखिए, जो फल और एक पात्र रखा है उनको कल्पना के माध्यम से, वास्तविक न बनाकर कल्पना के माध्यम से हम इनको छोटा, पतला, लंबा, मोटा या मन चाहिए रंगों में प्रदर्शित करके आकर्षित बनाकर हमने प्रस्तुत किया है अर्थात अनुरंकन बनाया है। अनुरंकित रूप की विशेषता उस माध्यम का सफल तकनीकी प्रयोग होता है जिससे वह चित्र बना हुआ हो। यहाँ उस वास्तविक आकृति का मूल रूप का महत्व कम हो जाता है, अर्थात जो वस्तु हमने देखी या देखकर बनाई उनका जो मूल रूप है उसका महत्व यहाँ कम हो जाता है। अनुरंकन में बनाई गई आकृति को सुंदर दिखाने के लिए हम वास्तविक वस्तु के आकार की जगह
कल्पना का प्रयोग करते हैं। जो वस्तु हमें वास्तव में दिखाई देती है उसकी जगह उनके आकारों को बनाते समय हम कल्पना का प्रयोग करते हैं। उसे हम मोटा, पतला, लंबा या छोटा बना सकते हैं। यह अपनी अपनी कल्पना के अनुसार चित्र बना सकते हो। इसके अलावा वास्तविक वस्तुएं जैसी रखी हुई हैं वैसे ही बनाने के स्थान पर आकृतियों को अपनी कल्पना का प्रयोग करते हुए चित्र में अलग अलग स्थान पर बना सकते हो। जैसा कि आप इन चित्रों में देखिए, यहाँ जैसी वस्तुएं रखी है वैसे चित्रित न करके जिस चित्रकार ने यह चित्र बनाया तो अपनी कल्पना के माध्यम से उन वस्तुओं को अलग अलग स्थान पर चित्रित किया और रंगों का प्रयोग भी अपनी कल्पना के अनुसार आकर्षक दिखाने के उद्देश्य से किया है। सभी वस्तुओं को यहाँ सरल एवं साधारणीकृत रूप में चित्रित किया है और आपको भी तृतीय प्रश्न पत्र अर्थात प्रैक्टिकल में आपको ही इन वस्तुओं को ऐसे ही सरलीकृत रूप एवं साधारणीकृत रूप में चित्रित करना है। जैसा कि आप जानते हो, चित्र द्विआयामी होता है अर्थात लंबाई एवं चौड़ाई नजर आती है। जो वस्तुएं व आकार हम वास्तविक रूप में देखते हैं वह हमारे लिए केवल चित्र बनाने के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। चित्र बनाते समय हम केवल उस वस्तु का मूल आकार का ही ध्यान रखकर चित्रण करना चाहते हैं। वस्तु की बारीकियों को चित्रित करने की कोशिश में वस्तु या आकार का मूल भाव खत्म हो जाता है। कलाकार को छोटी छोटी बातों को छोड़कर संपूर्ण प्रभाव को चित्रित करना चाहिए। विद्यार्थियों, जब चित्रण में से रूप के ठोस अंकन का ध्येय समाप्त होकर चित्रण माध्यम के अनुरूप सरलीकृत रूप को संयोजन के दृष्टिकोण से चित्रित किया जाए तो यह अनुरंकन व द्विआयामी चित्रण कहलाता है। ऐसे में समस्या चित्रकार के समक्ष वस्तु के त्रिआयामी स्वरूप को चित्रभूमि के द्विआयामी स्वरूप पर चित्रण की आती है, क्योंकि वस्तु आकृति के रूप का बंधन जो त्रिआयामी प्रभाव लिए होता है चित्रकार को इस भ्रम से मुक्त होने नहीं देता, जबकि वस्तु आकृति का उद्देश्य केवल मात्र प्रेरणा है। सृजन एक स्वतंत्र प्रक्रिया है और इसका प्रारंभ वास्तविक प्रेरक तत्व से होता है। सफल तकनीकी प्रयोग, प्रमाण, परिवर्तन और पुनः संयोजन से चित्रण में नंदित प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। द्विआयामी चित्रण में कला तत्व प्रभावी होते हैं। सृजनात्मकता, आकृतियों का मुक्त संयोजन, स्वतंत्र व बंधन रहित वर्ण नियोजन, स्वतंत्र तल व्यवस्था आदि की चित्रण में सहायता ली जाती है। इसी प्रकार ज्यामितीय क्षयवृद्धि का प्रभाव, काल्पनिक छाया प्रकाश, रूप रंग में पोत का प्रयोग और स्वाभाविकता से हटकर कलात्मक प्रभाव की सृष्टि ही द्विआयामी चित्रण के उद्देश्य कहलाते हैं। वास्तविक अंकन के बंधन से मुक्त होकर स्वतंत्र अभिव्यक्ति और कलात्मक रूप सृजन इसके प्रमुख तत्व हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि बिल्कुल चित्र में उन वस्तुओं को जो वास्तविक है उनको कल्पना के माध्यम से छाया प्रकाश का चित्रकार ने अपने रंगों में ही प्रयोग करते हुए कल्पना के अनुसार रंगों को भरते हुए इन वस्तुओं को सरलीकृत एवं साधारणीकृत रूप में चित्रित किया है। यहाँ भी आप देख सकते हो, जब चित्रकार वस्तु अथवा समूह को देखता है तो उसके मस्तिष्क पर उसका संपूर्ण प्रभाव अंकित हो जाता है। इस प्रभाव में कभी वस्तु की आकृति, कभी रंग, कभी उनकी व्यवस्था महत्वपूर्ण रहते हैं। कलाकार की आंख कैमरे की आंख के विपरीत आकृति के छोटे व बारीक विवरणों को छोड़कर वस्तु के मुख्य आकर्षण को पकड़ने की कोशिश करती है। जब चित्रकार उसे और भी गौर से अध्ययन करता है तो उसे चित्रण में प्रमुख प्रभाव रखने वाले तत्व भी मिल जाते हैं। इस प्रकार कलाकार कलाकृति सर्जन के लिए प्रेरणा और आधार प्राप्त कर लेता है
ऐसी स्थिति में कलाकृति निर्माण के दो दृष्टिकोण संभव है। पहला, यदि चित्रकार के मस्तिष्क में वस्तु के त्रिआयामी स्वरूप का पूर्वाग्रह होगा तो कलाकृति वास्तविकता का भ्रम उत्पन्न करने वाली तथा बंधन युक्त सी प्रतीत होगी। और दूसरा, सृजनात्मकता से प्रेरित होकर कलाकार बंधन मुक्त चित्रण को प्रेरित होगा और कलाकृति सुंदर व लयात्मक संयोजन की उदाहरण बनेगी। इसमें वस्तु का वास्तविक रूप स्वतः ही पूर्ण हो जाएगा और कला तत्व तथा संयोजन के सिद्धांत ही सर्वोपरि होंगे। अब हम बात करेंगे त्रिआयामी प्रभाव मुक्ति के कुछ उपाय हैं, उनके द्वारा त्रिआयामी प्रभाव को हम कैसे मुक्त करके चित्र बनाए। आकृति का त्रिआयामी वास्तविक रूप मनुष्य के मस्तिष्क को आबद्ध किए रहता है, वह उसे मुक्त नहीं होने देता। अतः इसे त्रिआयामी प्रभाव मुक्ति के लिए निष्ठा और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। अतः त्रिआयामी वस्तु चित्रण का अनुभव वह सतत अध्ययन और कला तत्वों और सिद्धांतों के आधार पर अनुरंकन अथवा द्विआयामी चित्रण के निरंतर अभ्यास एवं विभिन्न नवीन प्रयोगों की आवश्यकता होती है। त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने वाले तत्वों की सौद्देश्यपूर्ण व सचेतन अवहेलना करने के लिए निम्न उपाय उपयोगी हो सकते हैं। पहला उपाय है, किसी भी वस्तु समूह की प्रत्येक आकृति का पृथक रेखांकन करने के उपरांत उसमें स्थानीय रंग भर दिए जाए और फिर उनकी बाह्य सीमा रेखा को कैंची की सहायता से काट लिया जाए। दूसरा, चित्रभूमि को तल विभाजन के नियमों द्वारा उचित प्रकार से विभाजित कर उसकी पृष्ठभूमि और अग्रभूमि में रंग भर दिए जाए। इन चित्रों में आप देख सकते हो। इसी प्रकार तीसरा, वस्तु आकृति पहले से जो काट के रखी है को अब उस चित्रभूमि पर संयोजित किया जाए, अर्थात जो टुकड़े आपने अलग अलग काटे थे उन वस्तुओं को बनाने के लिए और उसके बाद में संपूर्ण चित्रभूमि पर पृष्ठभूमि और अग्रभूमि को आपने जब रंगों से रंगीन कर दिया तो उन टुकड़ों को अलग अलग स्थान पर आप रख के देख सकते हो और जहाँ भी आपको आकर्षित लगे, सुंदर लगे, संयोजित लगे, वहीं पर उनको चिपका कर आप इस प्रकार के प्रयोग कर सकते हो, ऐसे देख सकते हो। संजोने का यह क्रम सामने रखी वस्तु समूह से भिन्न भी हो सकता है। आप अपनी कल्पना के अनुसार उन वस्तुओं के अलग अलग पार्ट्स टुकड़े बनाकर उस चित्रभूमि में अलग अलग स्थानों पर रख कर भी देख सकते हो और इस प्रकार का सृजन कर सकते हो। आकृतियों के अलग अलग कटी होने के कारण संयोजन के विभिन्न प्रयोग करने में आसानी रहेगी। आकृतियों को संजोने के उपरांत रेखाओं व रंगों व टेक्सचर आदि के प्रयोग से चित्र को पूर्ण किया जा सकता है। जब आपको यह चित्र सुंदर लगे, जो टुकड़े काट कर आपने चित्रभूमि में लगाए, चित्रभूमि पर अलग अलग जगहों पर रखकर आपने आकर्षक प्रस्तुति बनाई, उसके बाद में आप उनको रेखाओं के माध्यम से, अलग अलग रंगों के माध्यम से, टेक्सचर के माध्यम से अलग अलग प्रयोग करके भी उनको आकर्षक बना सकते हो। यह प्रयोग के कुछ तरीके हैं। तृतीय आयाम से मुक्ति के कुछ उपाय हैं, ऐसा करके आप प्रयोग कर सकते हो। इन प्रयोगों के अतिरिक्त भी विभिन्न वस्तुओं को काट कर, सुखाकर, छील कर इस प्रकार उनको चित्रभूमि में रंगों के माध्यम से चित्रित करने से अनेक प्रकार के नवीन अनुभव प्राप्त किए जा सकते हैं। त्रिआयामी प्रभाव को दिखाने के लिए या वस्तु के ठोसपन को दिखाने के लिए स्थितिजन्य लघुता, दूरीगत प्रभाव, क्षय वृद्धि तथा छाया प्रकाश के प्रभाव प्रमुख होते हैं। अतः द्विआयामी अंकन अथवा अनुरंकन के लिए उपयुक्त प्रयोग करने चाहिए, जो मैंने आपको बताए हैं। द्विआयामी अनुरंकन के लिए कुछ ध्यान में रखने के लिए कुछ उपयोगी बातें भी आपको हम बताएंगे। यह जो चित्र आप देख रहे हो ये अनुरंकन के बहुत अच्छे उदाहरण हैं और यहाँ कल्पना के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रयोग किए हैं। रंगों के प्रयोग देख सकते हो, रेखाओं के प्रयोग देख सकते हो, वस्तुओं को अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शित करके एक आकर्षक प्रस्तुति अनुरंकन के माध्यम से बनाई गई है। तो द्विआयामी अनुरंकन के लिए कुछ ध्यान रखने हेतु उपयोगी बातें
आपको मैं बताऊंगा। यहाँ आप देखिए, जैसे सेब है, एप्पल है, उनको अलग तरीके से प्रदर्शित किया गया है और मनमर्जी से कल्पना के माध्यम से रंगों का प्रयोग हुआ है और टेक्सचर भी इसके अंतर्गत दिए गए हैं। इसी प्रकार इसको काट कर भी इसमें रंग लगाकर इस प्रकार प्रयोग भी किए जा सकते हैं। तो कुछ उपाय, किन बातों से हमें बचना चाहिए, चित्रकार को ऐसा चित्रण करते समय किन बातों से बचना चाहिए? ज्यामितीय अथवा रेखीय क्षयवृद्धि, वातावरणीय क्षयवृद्धि को भूल जाना चाहिए, वास्तविक छाया प्रकाश को भूलना चाहिए, रूप रंग व पोत की वास्तविकता इनको भी छोड़ देना चाहिए, यथार्थता दर्शाते हुए अंकन करना। इन कुछ बातों को छोड़ के ऐसा चित्रण किया जा सकता है, अर्थात अनुरंकन बनाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु आपके दिमाग में जैसी हैं उसको आपको भूलना होगा। कि जैसे आम पीले कलर का है तो यहाँ आपको यह भूलना होगा कि मुझे पीला ही बनाना है। हालांकि आम की आकृति आप बना सकते हो, उसको टुकड़ों में बना सकते हो, अलग अलग स्थान पर बना सकते हो और अपनी कल्पना के माध्यम से उनमें अलग अलग रंगों का प्रयोग कर सकते हो। अर्थात उनमें हमें वास्तविकता को भूलना है, रंगों को भूल सकते हैं और यथार्थता को नहीं दिखा के अपनी कल्पना के माध्यम से उसकी आकर्षक प्रस्तुति करनी है। और कैसा प्रयोग करना चाहिए, इसके लिए भी कुछ बातें हैं कि आकार तथा वर्ण का अर्थात सरलीकरण करना है, उनको सिंप्लीफिकेशन करना है, आकारों को बिल्कुल सरल रूप में हमें दर्शाना है, आकृति का स्वतंत्र चित्रण करना है और कल्पना के माध्यम से स्वतंत्रतापूर्वक चित्रण करना है। स्वतंत्र व कलात्मक वर्णक नियोजन अर्थात वास्तविक रंगों के स्थान पर चित्रोपम रंगों का उपयोग करना है। इस प्रकार के कुछ आप प्रयोग कर सकते हो और इन प्रयोगों को करते हुए आपको इस प्रकार के त्रिआयामी प्रभाव वाले अर्थात अनुरंकन बनाने हैं। यह अनुरंकन आपको चित्रभूमि पर अर्थात ड्राइंग शीट पर पोस्टर कलर के माध्यम से बनाने हैं और इस प्रकार के कुछ प्रयोग करने हैं, क्योंकि आपके तृतीय प्रश्न पत्र अर्थात प्रैक्टिकल में इसी प्रकार का चित्रण करवाया जाएगा। इसलिए आपको इनको देखते हुए अनुरंकन बनाने हैं। जैसे कि आप बिल्कुल इस फूल फ्लावर जो पॉट हैं इसको साधारणीकृत रूप में किया गया है। पृष्ठभूमि को भी चित्रकार ने, विद्यार्थी ने अलग अलग भागों में डिवाइड करके इसको चित्रित किया है। फूलों को भी आप देख सकते हो कि किस प्रकार चित्रकार ने चित्रित करके आकर्षक बनाए हैं। विद्यार्थियों, आपको भी इसी प्रकार के कुछ प्रयोग करने हैं और प्रयोग करते हुए अनुरंकन तैयार करने हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।